हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इस यूट्यूब चैनल पर एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट किया है, जो एनईपी के अंडर में चल रहा है। इसमें हमारी बुक चल रही थी एडवांस्ड ऑपरेशंस रिसर्च, ठीक है। उसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स। हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स सिर्फ 4 टाइप्स की होती है, बट हमारे सिलेबस में 3 टाइप्स की हैं। कौन कौन सी? प्रॉब्लम विद n जॉब्स थ्रू 2 मशीन्स, प्रॉब्लम विद n जॉब्स थ्रू 3 मशीन्स एंड प्रॉब्लम्स विद n जॉब्स थ्रू m मशीन्स, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये वाली जो प्रॉब्लम थी सॉल्व कर ली थी, दैट इज n जॉब्स थ्रू 2 मशीन्स। और जिस मेथड से हमने सॉल्व की थी उसका नाम था जॉनसन्स असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है, जॉनसन्स असाइनमेंट मेथड, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि हमें जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो कुछ इस टाइप से मिलते हैं, और हमने आपको बताया था कि हम ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसमें क्या क्या असाइनमेंट लेकर अजम्पशंस लेकर चलते हैं। जैसे नो मशीन कैन प्रोसेस मोर देन 1 ऑपरेशन एट अ टाइम, कोई भी मशीन एक से ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकती है। दूसरा ऑपरेशन तभी स्टार्ट होगा जब पहला कंप्लीट हो जाए, मतलब एक ऑपरेशन कंप्लीट होने पर ही वो वहाँ से रिमूव होगा। और वहाँ पर कि एक थर्ड अजम्पशंस क्या थी कि हमारे पास हर मशीन की सिर्फ एक ही कैटेगरी है, मतलब हर कैटेगरी की सिर्फ एक ही मशीन है। और हमने क्या माना था कि एक मशीन से दूसरी मशीन पर जो हम ट्रांसफर करते हैं जॉब्स को, उसमें जो टाइम लगता है उसे हम नेग्लिजिबल मानकर चलते हैं। ये हमारी असम्पशंस थी, ठीक है। फिर हमने इसके बेसिस पर हमने एक एग्जांपल करा था n जॉब्स थ्रू 2 मशीन्स। तो आज हम करने वाले हैं प्रॉब्लम्स विद n जॉब्स थ्रू 3 मशीन्स, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम है n जॉब थ्रू 3 मशीन्स। सबसे पहले हम अपने स्टेप्स देख लेते हैं, हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। हमारे पास क्वेश्चन उसी तरह से दे रखा होगा, उधर जॉब्स का कॉलम होगा और इधर मशीन्स लिख रही होंगी, और हमारे पास प्रोसेसिंग आवर्स लिख रहे होंगे, किस मशीन को कितना टाइम मिल रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे मिनिमम ऑफ AI, मतलब AI हमारे पास मशीन है, उसमें सभी प्रोसेसिंग टाइम्स का जो मिनिमम होगा वो फाइंड करेंगे। B मशीन का मैक्सिमम फाइंड करेंगे और C मशीन का मिनिमम फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे I हमारे पास सारी जॉब्स हैं, मतलब सब जॉब्स के प्रोसेसिंग टाइम है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्या है, सेकंड हम ये इनइक्वालिटीज चेक करेंगे। मिनिमम ऑफ AI ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए मैक्सिमम ऑफ BI, मतलब ये हमारा बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए इसके। और सेकंड क्या है, ये भी हमारा मिनिमम ऑफ CI इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ BI, ये भी हमारा बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए मैक्सिमम ऑफ BI। अगर इन दोनों में से कोई भी एक इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है तो हम आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं जॉनसन्स एल्गोरिथम मेथड से, ठीक है। आपके सिलेबस में जॉनसन्स एल्गोरिथम मेथड ही है, इसके अलावा कोई और मेथड नहीं है। तो हम उसी से ही देखेंगे कि जो सॉल्व हो पा रहे होंगे वही आपके सिलेबस में आएंगे, अदरवाइज कोई आपका सिलेबस में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम हमारे अगर इनमें से कोई सी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम क्या करेंगे, जो 3 मशीन प्रॉब्लम है उसे 2 मशीन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि हमारे पास जो जॉनसन एल्गोरिथम मेथड था, जो हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व किया था n जॉब्स थ्रू 2 मशीन वाले में, उसमें हम सिर्फ 2 मशीन के लिए सॉल्व कर सकते थे। तो हम ये जो 3 मशीन वाली प्रॉब्लम है इसे 2 मशीन में कन्वर्ट कर लेंगे। किस तरह से, हम एक मशीन मानेंगे GI, जिसमें AI प्लस BI के एलिमेंट्स होंगे, मतलब मशीन A का जो प्रोसेसिंग टाइम है, मशीन B का जो प्रोसेसिंग टाइम है, उन दोनों को ऐड करके हमारा मशीन G का प्रोसेसिंग टाइम निकल के आएगा। सिमिलरली एक दूसरी मशीन मानेंगे HI, जिसमें BI प्लस CI होगा, मतलब जो मशीन B का प्रोसेसिंग टाइम है प्लस जो मशीन C का प्रोसेसिंग टाइम है, उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास H मशीन का प्रोसेसिंग टाइम निकल के आएगा, ठीक है। अब हमारे पास 2 मशीन हो जाएंगी G और H। अब हम जॉनसन एल्गोरिथम मेथड अप्लाई कर सकते हैं फॉर n जॉब्स एंड 2 मशीन्स। सिंपल है, आपको मतलब बस इतना जो टॉपिक है ना, मतलब इतने स्टेप्स आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे जब आपके पास 3 मशीन का क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद आपको पूरा वही प्रोसेस अप्लाई करना है जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन हमारे पास किस तरह से दे रखा है। तो हम एक एग्जांपल में क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या दे रखा है, वी हैव 5 जॉब्स ईच ऑफ विच मस्ट गो थ्रू द मशीन्स A, B एंड C इन द ऑर्डर ABC, मतलब हमें 5 जॉब्स दे रखी हैं और सबको एक मशीन A और B एंड C से पास होना है, लेकिन ऑर्डर ABC ही होना चाहिए। आपको सभी क्वेश्चंस में दे रखा होगा कि ऑर्डर ABC या AB ही होना चाहिए, ठीक है, ये कंपलसरी है। उसके बाद डिटरमाइन अ सीक्वेंस फॉर जॉब्स दैट विल मिनिमाइज द टोटल इलैप्स टाइम, हमें एक सीक्वेंस फाइंड करना है जॉब्स का जिससे टोटल इलैप्स टाइम कम हो जाए, मतलब जितना टाइम हम यूज़ करेंगे तीनों मशीन को वो कम हो जाना चाहिए। आपको पता होगा इलैप्स टाइम क्या होता है और आइडल टाइम क्या होता है। इस क्वेश्चन में आपसे आइडल टाइम नहीं पूछा, बट हम वो भी कैलकुलेट करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है आइडल टाइम। लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको इलैप्स टाइम, सीक्वेंस और आइडल टाइम तीनों चीज़ पूछी जाएगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हमारे पास ये पूरा वो दे रखा है। अब हमारे स्टेप 1 क्या था, हमें फाइंड करना था मिनिमम ऑफ AI। मिनिमम ऑफ AI का मिनिमम क्या है, मशीन A ये है, इसमें ये जो मशीन A के जितने भी प्रोसेसिंग टाइम्स दे रखे हैं इनमें मिनिमम कौन सा है, मिनिमम है हमारे पास 5। जॉब नंबर 1 के लिए और जॉब नंबर 5 के लिए हमारे पास दोनों के लिए 5 है, लेकिन हम सिंपल 5 लिख सकते हैं, 5, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकलना है, मैक्सिमम ऑफ BI, मैक्सिमम ऑफ BI, मतलब जो मशीन B के जितने भी प्रोसेसिंग आवर्स दे रखे हैं उसमें जो मैक्सिमम होगा, ये 2, 1, 4, 5, 3, मतलब 5 हमारा मैक्सिमम है जॉब 4 के लिए। तो हमारा मैक्सिमम टाइम कितना है, 5, तो मैक्सिमम ऑफ BI कितना आ गया, 5। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, मिनिमम ऑफ CI। मिनिमम ऑफ CI मतलब मशीन C के लिए जितने भी प्रोसेसिंग टाइम दे रखे हैं उसमें मिनिमम कौन सा है, मिनिमम हमारे पास 3 है, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे,
ठीक है। अब हमारे पास सेकंड स्टेप क्या था, हमें सेटिस्फाई करवाना था कि हमें कौन कौन से दो इक्वलिटीज़ थी, उनमें से कोई भी एक इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो जाए तो हम कह सकते हैं कि हम आगे प्रोसीड कर देंगे। तो हम क्या, हमारे पास वो इनइक्वलिटीज़ क्या थी, मिनिमम ऑफ ए आई हमारा होना चाहिए बड़ा मैक्सिमम ऑफ ए आई से, बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए मैक्सिमम ऑफ बी आई से, और मिनिमम ऑफ सी आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए मैक्सिमम ऑफ बी आई। ठीक है, हमारे पास यही कंडीशन थी। हम चेक कर लेते देख लेते हैं 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, यस दोनों बराबर आ रहे हैं तो हमारी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सिमिलरली अगर हम ये देखें ये वाली सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी क्योंकि 3 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, लेकिन हमारी एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम आगे प्रोसीड कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, सिंस द इनइक्वलिटी फर्स्ट इज सेटिस्फाइड सो वी प्रोसीड फर्दर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, दोनों में से एक भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम आगे मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे मूव करके हम क्या करेंगे, नाउ वी विल कन्वर्ट, हमारे पास ये टेबल तो है ही, नाउ अब हमारे पास क्या होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अब हम 3 मशीन प्रॉब्लम को 2 मशीन में कन्वर्ट करेंगे। नाउ वी विल कन्वर्ट 3 मशीन प्रॉब्लम टू 2 मशीन प्रॉब्लम, 3 मशीन प्रॉब्लम टू 2 मशीन प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद हम जॉनसन्स असाइनमेंट मेथड अप्लाई कर देंगे। अब इसे हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, लेट जी आई इक्वल्स टू ए आई प्लस बी आई। हम मान लेते हैं जी आई हमारे पास कोई मशीन है जो दोनों ए और बी के प्रोसेसिंग टाइम को ऐड करके हमारे पास आएगी, एंड एच आई इक्वल्स टू बी आई प्लस सी आई। ठीक है, हमारे पास ये 2 मशीन्स आ गई हैं। अब हम इन दोनों मशीन्स के लिए अपना एक टेबल प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जॉब नंबर। ठीक है, यहाँ पे हमारी टेबल बनेगी 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, मशीन जी आई और मशीन एच आई। ठीक है, अब हम सब जॉब्स के लिए अपने अपने प्रोसेसिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको पता चल गया होगा कैसे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, बट आपको एक बार और पता चल जाएगा हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, क्या करेंगे, अब हमारा जी आई क्या है, ए आई प्लस बी आई, मतलब ए आई और प्लस बी आई। फर्स्ट स्टेप के लिए हम ए आई और बी आई को ऐड कर देंगे, मतलब A1 और B1 को, 5 और 2 7, तो जी आई आ गया हमारे पास ये। सिमिलरली जॉब 2 के लिए 7 + 1 8, जॉब 3 के लिए 6 और 4 10, जॉब 4 के लिए 9 और 5 14, जॉब 5 के लिए 5 और 3 8। ठीक है, सिमिलरली हम मशीन एच आई के लिए निकालेंगे बी और सी को ऐड करके, इधर लिख रहा है ना बी और सी, एच आई इक्वल्स टू बी आई प्लस सी आई, तो मशीन जॉब 1 के लिए 2 + 3 = 5, 1 + 7 = 8, 4 + 5 = 9, 5 + 6 = 11, और 3 + 7 = 10। अब हमारे पास एक न्यू टेबल मिल गई है हमें। अब इसके बेसिस पर हम अपनी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या लिखेंगे, दी ऑप्टिमल सीक्वेंस। अब हमारी जो टेबल है वो ये है, ऊपर वाली टेबल नहीं मानेंगे, वो हम ये 2 मशीन्स वाली टेबल को कंसिडर करके अपनी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे, ऑप्टिमम सीक्वेंस ऑफ जॉब्स विल बी, ऑप्टिमम सीक्वेंस ऑफ जॉब्स विल बी क्या होगा हमारे पास, हम यहाँ पर अब टेबल बना लेंगे। टोटल 5 है तो 5 के अकॉर्डिंग हम टेबल बनाते हैं। इधर 5 जॉब्स आनी चाहिए हमारे पास यहाँ पर, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे अपने अकॉर्डिंग। कैसे, यहाँ पे अब हम देखेंगे कि इसमें सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है इस टेबल में, सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा आ रहा है इसमें, सबसे मिनिमम एलिमेंट आई थिंक 5 है। 5 किसके लिए, एच आई के लिए। आपको पता है हम मशीन ए जो होती है उसे यहाँ से फिल करते हैं, मशीन बी हम यहाँ से फिल करते हैं। ये सेकंड वाली मशीन है तो हम यहाँ से फिल करेंगे, ये बी है मतलब सेकंड मशीन है, और मिनिमम एलिमेंट इसके लिए आ रहा है, तो जॉब 1 हमारी सबसे एंड में कंप्लीट होगी। ठीक है, या फिर हम 1 लिख दें, J1 लिख दें, सेम चीज़। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद हमारी जो जॉब है कैंसिल हो गई क्योंकि हमने इसको सीक्वेंस प्रोवाइड कर दिया है कि ये सबसे एंड में फिल होगी, एंड में कंप्लीट होगी ये जॉब। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ये जो बची हुई है इनमें मिनिमम एलिमेंट कौन सा है आपके अकॉर्डिंग में, इसमें मिनिमम एलिमेंट इसमें 8 आ रहा है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है। ठीक है, सबसे पहले 8 देखते हैं, तो 8 अगर सेकंड रो में देखें तो 8 यहाँ पर है, तो इस 8 को हम यहाँ पे फिल कर दें, यहाँ पे हो जाएगी जॉब 2। ठीक है, ये जॉब 2 हो जाएगी सेकंड में, और ये वाली जो हो जाएगी ये आ जाएगी हमारे यहाँ पर फर्स्ट टाइम पे, क्योंकि यहाँ पर 8 फर्स्ट मशीन में दे रखा है तो ये स्टार्टिंग में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। J5 भी हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारे पास 9 दे रखी है, 9 किस में है, सेकंड में। ठीक है, तो सेकंड वाली हमारे एंड में फिल होगी, दैट इज J3 यहाँ पे आ जाएगी। हमारे पास बची J4, तो उसे हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया ऑप्टिमल सीक्वेंस। ठीक है, अगर हम इस सीक्वेंस से काम करेंगे तो हमारा टोटल इलेप्स टाइम सबसे कम होगा। उसके बाद हमें क्या क्या फाइंड करना था,
हमें सीक्वेंस फाइंड करना था, जो हमने फाइंड कर लिया है। उसके बाद हमें ऑप्टिमल सीक्वेंस फाइंड करना, ऑप्टिमल सीक्वेंस तो ये हो गया। उसके बाद हमें इलैप्स टाइम और आइडल टाइम फाइंड करना है, ठीक है। इलैप्स टाइम और आइडल टाइम हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे टेबल हमने अगेन ड्रॉ कर लिए, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी। जो हमने पीछे जो मिनिमाइज टेबल बनाई थी, यहाँ पर जो मिनिमाइज टेबल बनाई थी, ये बस सीक्वेंस फाइंड करने के लिए थी। इसके अलावा हम इस टेबल का कोई यूज़ नहीं करेंगे। हमारे पास सीक्वेंस आ गया है J5, J4, J3, J2, J1, ठीक है। अब हमारे पास जो मेन टेबल है उसका ही हम यूज़ करेंगे, ठीक है। मेन टेबल का यूज़ करने के लिए, टोटल इलैप्स टाइम के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे टेबल फॉर इलैप्स टाइम इक्वल विल बी टेबल फॉर इलैप्स्ड टाइम इज गिवन एज फॉलोज, इज गिवन बाय, किस तरह से दी जाएगी हमारे पास। देखो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे जॉब, ठीक है। जॉब हमारे पास किस सीक्वेंस में थी, जॉब J5 थी नीचे, फिर J4, फिर J3, फिर J2 थी, फिर J1 थी, ठीक है। इसी सीक्वेंस में थी। उसके बाद हमारे पास क्या क्या है, मशीन A, B, C। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास जॉब्स हो गई, जॉब्स। अब यहाँ पे लिखेंगे मशीन A, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, मशीन A, मशीन B, और यहाँ पे आ जाएगी हमें मशीन C, ठीक है। आपको हमने बताया था कि हम किस तरह से करते हैं। हमारे पास मशीन ए हो गई, मशीन बी हो गई, मशीन सी। अब हमारे पास नीचे वाला कॉलम क्या आएगा, इन टाइम और आउट टाइम, यही था ना। इधर भी इन टाइम और आउट टाइम। सिमिलरली मशीन सी के लिए इन टाइम आएगा और आउट टाइम आएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बस इसकी टेबल थोड़ी सी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसका इन टाइम और आउट टाइम देखेंगे। देखो अब मशीन हमारे पास जॉब 5 आएगी सबसे पहले, मतलब दिस वन, ठीक है। अब वो सबसे पहले मशीन ए में जाएगी। मशीन ए को जॉब 5 में कितना टाइम लग रहा है, 5। जब जाएगी तब 0 टाइम हुआ होगा, हमने तभी तभी सब चीज़ स्टार्ट करी होंगी, ठीक है। जब हमारे पास 0 टाइम होगा और उससे कितना टाइम लगा, 5 आवर्स। तो आउट टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। उसके बाद वो जो जॉब 5 है वो उसके बाद मशीन बी पे जाएगी। मशीन बी में जब जाएगी तो 5 आवर्स तो हो चुका होगा, इन टाइम तो 5 होगा। उसके बाद हमें उसमें 3 आवर्स और लगेंगे, तो 5 और 3 8 हो गया। तो उसके बाद फिर वो मशीन सी में जाएगी, जॉब 5, ठीक है। जब इन टाइम होगा मशीन सी का, वो इसका आउट टाइम होगा, दैट इज 8। उसके बाद इसका आउट टाइम क्या हो जाएगा, इसे 7 आवर्स लगे, मतलब 8 और 7 15, ठीक है। आउट टाइम हो गया मशीन सी से 15 आवर्स। उसके बाद हम आते हैं जॉब 4 पर। जॉब 4 का इन टाइम क्या होगा मशीन ए में, देखो 5 आवर्स तो इसने जॉब 5 उसने ले लिए, तो हमारे पास इन टाइम क्या होगा जॉब 4 का 5। आउट टाइम क्या होगा, अब जॉब 4 का देखो मशीन ए में 9 आवर्स लग रहे हैं, तो 9 और 5 14, ठीक है। उसके बाद मशीन बी में कितना जाएगा, आउट टाइम क्या होगा, इन दोनों में से मैक्सिमम जो होगा वो हमारे पास आएगा, ठीक है। अब ये मशीन ही 14 घंटे बाद निकल के आई है, यहाँ पे 8 घंटे से वो खाली है वैसे, लेकिन मशीन तो 14 घंटे बाद निकल के आई है वाली जॉब, ठीक है। तो हमारे इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा दैट इज 14, इन टाइम होगा हमारे पास यहाँ पे 14, ठीक है। आउट टाइम क्या होगा, अब जॉब 4 का मशीन बी में कितना टाइम आ रहा है 5, तो 14 + 5 = 19, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का मैक्सिमम देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे इन दोनों का मैक्सिमम देखा था, ऐसे इन दोनों में यहाँ का मैक्सिमम देखेंगे। आउट टाइम मशीन सी का और आउट टाइम मशीन बी का, इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा 19, तो इन टाइम क्या हो जाएगा 19, ठीक है। और फिर आउट टाइम क्या होगा, जॉब 4 आउट टाइम कितना ले रही है, जॉब 4 मशीन सी में आउट टाइम कितने टाइम ले रही है 6 आवर्स, तो 19 + 6 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो मशीन सी से जॉब 4 निकल जाएगी 25 आवर्स बाद, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जॉब 3 के लिए। जॉब 3 के लिए आउट टाइम कितना, इन टाइम कितना होगा, इतने टाइम के बाद ही वो घुस जाएगी इसमें, ठीक है। मतलब जॉब 3 इतने आवर्स बाद ही चली जाएगी, मतलब इतने आवर्स बाद जॉब 3 हमारी चली जाएगी मशीन ए में, ठीक है। फिर जॉब 3 के लिए हमारे पास मशीन ए में कितना टाइम लग रहा है 6 आवर्स, तो 6 + 14 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अब 20 हो गया। अब हम मशीन बी के लिए देखेंगे, किस तरह से देखेंगे, इन दोनों का मैक्सिमम क्या है 20, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20। अब जॉब 3 जब मशीन बी में जाएगी उसका इन टाइम क्या हो रहा होगा 20, और उसमें लग कितना रहा है मशीन बी में जॉब 3 को 4 आवर्स लग रहे हैं, तो 20 + 4 = 24 हो गया, ठीक है। अब क्या देखेंगे, इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा है, इन दोनों में कौन सा मैक्सिमम है हमारा 25 मैक्सिमम है, ठीक है। तो 25 आवर्स बाद जाएगी मशीन सी में जॉब 3, ठीक है। तो उसमें कितना आ जाएगा 23 आवर्स बाद गई। उसके बाद हमारे पास आ गया जॉब 3 मशीन सी में कितना टाइम ले रही है, जॉब 3 मशीन सी में 5 आवर्स ले रही है, तो 5 + 25 = 30, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जॉब 2 के लिए। जॉब 2 मशीन ए में कितने टाइम बाद चली जाएगी 20 टाइम बाद। जो फर्स्ट मशीन होती है उसमें तो सिंपल चलता रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। जो मशीन बी और मशीन सी आती है उसमें चेंज आता है, ओके। तो जॉब 2 में हमारे पास 20 आवर्स बाद वो चली जाएगी जॉब 2 मशीन ए में। अब वो जॉब 2 मशीन ए में कितना टाइम ले रही है 7, 20 + 7 27 हो गया,
ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मशीन बी में वो कब जाएगी जॉब 2, इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा दैट इज 27, तो इन टाइम होगा 27। अब कितना टाइम ले रही है जॉब 2 मशीन बी में 1 आवर ले रही है, दैट इज 1 + 27 हमारे पास हो गया 28, ठीक है। अब हम इन दोनों में मैक्सिमम देखेंगे, इन टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास इन दोनों का मैक्सिमम दैट इज 30। कब जाएगी मशीन सी में जॉब 2, 30 आवर्स बाद, ठीक है। अब जॉब 2 मशीन सी में कितना टाइम ले रही है जॉब 2 मशीन सी में 7, तो 7 + 30 37, मतलब जब वो बाहर निकल के आएगी मशीन सी से जॉब 2 37 आवर्स हो चुके होंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं जॉब 1 के लिए, जॉब 1 में जब वो जाएगी इन टाइम मशीन ए में जब जॉब 1 जाएगी तो उसका इन टाइम 27 होगा। हमने बताया था कि मशीन ए का जो टाइम होता है वो सेम ही चलता रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। अब जॉब 1 मशीन ए में कितना टाइम ले रही है 5 आवर्स, तो 5 आवर्स यहाँ पर ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास कितना जाएगा 32, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे मशीन बी में इन दोनों का मैक्सिमम, इन दोनों का मैक्सिमम क्या है 32, यहाँ पे आ जाएगा 32, ओके। अब मशीन बी जॉब 1 मशीन बी में कितना टाइम ले रही है 2 आवर्स, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 34, ठीक है। 34 आवर्स बाद आएगी। अब क्या करेंगे हम मशीन सी के लिए देखेंगे इन टाइम, इसमें इन दोनों का मैक्सिमम क्या आएगा हमारे पास 37, ठीक है। अब जॉब 1 मशीन सी में कितना टाइम ले रही है 3 आवर्स, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे हमारे पास आ गया 40 आवर्स, ठीक है। तो टोटल इलैप्स टाइम क्या हो गया, टोटल इलैप्स टाइम क्या होता है, जो हमारी जितनी भी मशीन है हमारे पास, हो सकता है ज़्यादा मशीन हो C D E F जितनी भी हो, तो सबसे एंड वाली मशीन में जब सबसे लास्ट वाली डिजिट हो वो हमारा टोटल इलैप्स टाइम होता है, दैट इज 40 आवर्स। हमारा टोटल इलैप्स टाइम हो गया 40 आवर्स, मतलब हमारी जो मशीन है ये 40 आवर्स चली है। उसके बाद हमें निकालना है आइडल टाइम फॉर मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, ठीक है। तो आइडल टाइम क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट क्वेश्चंस में आ सकता है, जैसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है उसमें आपसे पूछ सकता है आइडल टाइम और फाइंड करो, तो हम किस तरह से निकालेंगे आइडल टाइम फॉर मशीन ए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम देखेंगे इन टाइम 0 है, वेरी गुड, हमारे पास इन टाइम सबसे पहला मशीन बी में इन टाइम 0 आना चाहिए, यहाँ पे 0 है, वेरी गुड, हमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या देखेंगे जो हमारा टोटल लैप्स टाइम है और इसका लास्ट टाइम है, इन दोनों को सेपरेट करके, ठीक है, मतलब 40 हमारे टोटल लैप्स टाइम है और मशीन ए में से सबसे लास्ट में हमारे पास 32 आवर्स बाद ही निकल गया, तो 40 - 32, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ये दोनों मैच कर रही हैं डिजिट्स, एक ऊपर वाली और फर्स्ट वाली की सेकंड वाली, इधर 5 है, इधर 14 है, इधर 20 है, इधर 27 है, 32, ठीक है। तो ये हमारी मैच कर रही है, मतलब 0 से 5 इसमें जॉब 5 को लगे, 5 से 14 जॉब 4 को लगे, 14 से 20 जॉब 3 को लगे, 20 से 27 जॉब 2 को लगे, 27 से 32 जॉब 1 को लगे, मतलब हमारी मशीन रेगुलर चलती रही है, इसमें कोई भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ है बीच में। तो हमारे इसका जो टोटल इलैप्स टाइम आ जाएगा, मतलब आइडल टाइम क्या हो जाएगा 40 - 32 = 8 आवर्स आ गए, ठीक है। हमारी मशीन ए का जो आइडल टाइम है दैट इज वो टाइम जब मशीन ए हमारी यूज़ नहीं हुई थी, वो 8 आवर्स है, ठीक है। अब हम निकालेंगे आइडल टाइम फॉर मशीन बी, ठीक है। हमारा मशीन ए का तो बहुत सिंपल आया था, मशीन बी में थोड़ा सा हमें चेक करना पड़ेगा क्या है, ठीक है। कैसे, देखो हमारा जो इन टाइम होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, बट इधर हमारे पास 5 है, इधर 0 था, इधर 5 है, तो हमारे पास सबसे पहले तो हम इसे 5 को ही ऐड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे जो 5 आवर्स थे वो हमारे वेस्ट हो गए पहले वाली मशीन में काम करते टाइम, ठीक है, वो हमारा आइडल टाइम हो गया। उसके बाद जो मशीन बी का जो लास्ट वाला है और जो हमारा इलैप्स टाइम है दैट इज दिस वन, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे यहाँ पर करा था, वो कितना हो गया 40 - 34, इसका लास्ट टाइम 34 है, ठीक है। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, हमारी जो ये दोनों डिजिट्स थे आपस में मैच होनी चाहिए। 5 से 8 घंटे जॉब 5 ने काम करा, फिर 14 से 19 14 से 19 तक काम करा जॉब 4 ने, 8 से 14 तो हमारी खाली रही मशीन, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे हो जाएगा 14 - 8, ठीक है, प्लस और क्या आएगा, अब देखो यहाँ पे 19 पे खाली हो गई मशीन, लेकिन अगली जॉब 20 पे गई, मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर लो, 20 - 19 प्लस, उसके बाद इन दोनों को देखो यहाँ पे 24 पे वो खाली हो गई जॉब 3 पर, लेकिन नेक्स्ट जो जॉब गई वो 27 पर गई, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ऐड कर दो 27 - 24, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 24 पे खाली हो गई जॉब 2, उसके बाद 32 पर गई है, ठीक है, तो ये दोनों इन दोनों के बीच का टाइम हमारे पास खाली रहा, उसे ऐड कर लो, कैसे होगा 32 - 28, ठीक है। ये हमारे पास आएगा टोटल इलैप्स टाइम फॉर मशीन बी, कैलकुलेट कर लो, यहाँ से कितना जाएगा 5 + 6 + 6 + 1 + 3 + 4, ठीक है, 6 6 12 और 5 17 और 1 18 और 3 21 और 4 25, तो हमारी मशीन बी 25 आवर्स खाली रही है, ठीक है, 25 आवर्स हमारा आइडल टाइम आया मशीन बी के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, आइडल टाइम निकालेंगे मशीन सी के लिए, आइडल टाइम फॉर मशीन सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मशीन सी के लिए आइडल टाइम देखो, सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, हम देखते हैं कि जो इन टाइम है मशीन सी का वो 0 होना चाहिए, जैसे मशीन ए में था, नहीं है यहाँ पे 0, तो हमारा 8 तो सबसे पहले आइडल टाइम हो ही गया, मतलब 8 घंटे स्टार्टिंग में वो खाली रही थी मशीन। उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, एंड वाला टोटल इलैप्स टाइम और सबसे एंड वाला टाइम दोनों सेम होना चाहिए, अगर डिफरेंस है तो उन्हें माइनस करके ऐड कर दो, तो 40 ये सेम है, यहाँ पे हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है।
अब यहाँ पे देखो फर्स्ट जो जॉब 5 है वो गई 8, जब 8 आवर्स हो चुके थे तब गई और 15 पे वापस आ गई। उसके बाद जॉब 4 गई 19 पर, मतलब ये इन दोनों के बीच का जो टाइम था वो खाली रहा। दैट इज कौन सा टाइम, 19 माइनस 15, ये टाइम हमारा खाली रहा। तो हमने ये ऐड कर दिया। उसके बाद ये 25 पर आ गई जॉब 4, उसके बाद 25 पर ही हमारी जॉब 3 चली गई। दोनों सेम है तो हमारे यहाँ पे कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये 30 पर आ गई, नेक्स्ट 30 पर ही चली गई, तो यहाँ पे भी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम चलता रहा, रेगुलर चलती रही। उसके बाद 37 पर गई और 37 पर वापस आई और 37 पर नेक्स्ट चली गई, तो यहाँ पे भी हमारा सेम चलता रहा। तो यहाँ पे हमें टेंशन की जरूरत नहीं है, ये हमारा आइडल टाइम नहीं है। तो बस हमारे पास आइडल टाइम इतना ही आया, इन्हें कैलकुलेट कर लो। 8 + 4 = 12। तो हमारा मशीन सी का आइडल टाइम कितना आया, 12 आवर्स। तो सबसे कम आइडल टाइम था मशीन ए का, फिर नेक्स्ट था मशीन सी का 12 आवर्स, फिर मशीन बी का था 25 आवर्स। सबसे ज़्यादा खाली जो चली है मशीन वो बी चली है। तो इस तरह से हमारी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होता है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारे जो क्वेश्चन है n जॉब्स और 3 मशीन्स वाला वो कंप्लीट होता है। हमने किस तरह से करा था, सबसे पहले मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम निकाला था, उनकी इनइक्वालिटी चेक करी थी। अगर इन दोनों में से एक भी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही थी तो हम उसे आगे फर्दर कर रहे थे किस तरह से कि 3 मशीन प्रॉब्लम को 2 मशीन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करा बाय द रूल ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, जब 2 मशीन में कन्वर्ट हो गया तो हमने इसका ऑप्टिमल सीक्वेंस निकाला। सीक्वेंस निकालने के बाद हमने इसका elapsed टाइम और आइडल टाइम निकालने के लिए ये पूरी टेबल बनाई। टेबल बनाने के बाद हमने elapsed टाइम और आइडल टाइम बना लिया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको इसमें कोई डाउट रहता है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।